ऐसे ही का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ गए हैं अंशुमान जी। खबरों पर चर्चा शुरू करें इससे पहले देखिए आज प्रोग्राम में क्या है खास। तो सबसे पहले आप देखेंगे सरकारी नौकरियों पर मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट। फिर चर्चा होगी उबलते कच्चे तेल की, सरकार के नए सरदर्द यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बढ़ते आयात की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक अहम मुद्दे पर भी आज हम चर्चा करेंगे और फिर खबर लेंगे फसल बीमा योजना की। इसके बाद होगा बजट सेंट्रल, जहां आप बजट से उम्मीदों को जानेंगे और जाते जाते आप मिलेंगे विक्रम बेताल से। क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया कि देश में एक तरफ लाखों सरकारी पद खाली पड़े हैं और दूसरी तरफ युवा नौकरियों के लिए भटक रहे हैं? फिर ये नदी के दो किनारे आपस में मिल क्यों नहीं पाते? देखिए मनी 9 की ये स्पेशल रिपोर्ट और समझिए दर्द कहां है। छात्रों में आक्रोश, सड़कों पर प्रदर्शन, कहीं आगजनी तो कहीं पुलिस से भिड़ंत और मुद्दा सरकारी नौकरी। देश में चुनाव का मौसम है, रोजगार हर घोषणा पत्र की वरीयता में, लेकिन सवाल यह है कि पद खाली पड़े होने के बाद भी युवाओं को सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल रही। हम इस सवाल का जवाब ढूंढें उससे पहले जरा रोजगार बाजार के कुछ आंकड़ों से नजर मिलाइए। केंद्र सरकार ने 2 साल पहले संसद में बताया था कि मार्च 2018 तक 6,84,000 पद केंद्रीय महकमों में खाली पड़े हैं। पिछले साल कहा गया कि मार्च 2020 तक खाली पदों का आंकड़ा 8,72,000 हो गया, यानी भर्तियां नहीं हुई और खाली पद 2 साल में करीब 2 लाख बढ़ गए। ये हाल तो सिर्फ केंद्र सरकार की नौकरियों का है, राज्यों के हाल तो और बेहाल हैं। एक अनुमान के मुताबिक अलग अलग राज्यों में करीब 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े। ये हाल सिर्फ सरकारी नौकरियों का है, निजी और असंगठित क्षेत्र की स्थिति तो इससे भी बदतर है। ई श्रम पोर्टल पर हुए पंजीकरण इसकी गवाही दे रहे हैं। इस पोर्टल पर अब तक 24 करोड़ से ज्यादा लोग अपना पंजीकरण करवा चुके हैं, यानी देश की युवा आबादी का करीब 1/4 भाग इस पोर्टल पर रजिस्टर हो गया है। लाखों ऐसे भी होंगे जो इसका हिस्सा नहीं। अब सवाल यह है कि सरकारें वादे करने के बाद भी रोजगार दे क्यों नहीं पाती। इसका जवाब दरअसल सरकार के बजटों में छुपा है। वित्त वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर कुल खर्च 3.23 लाख करोड़ रुपए का है, जो बजट का 13% है। वहीं पेंशन पर कुल खर्च 2.77 लाख करोड़ रुपए है, जो कुल बजट का लगभग 11% है। यानी पेंशन का बिल पहले ही वेतन के 86% के बराबर पहुंच चुका है और जल्द ही इसे पार भी कर सकता है। राज्यों के बजट खंगाले जाएं तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के बजट का लगभग 1/4 भाग वेतन और पेंशन में खर्च हो रहा है। राजस्थान के हालात तो और भी खराब हैं। वहां 34% से ज्यादा बजट पेंशन और वेतन की भेंट चढ़ जाता है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आप कहीं भी चले जाइए, हाल कमोवेश एक सा है। हैरत इस बात पर होनी चाहिए कि इस हाल के बाद भी सरकारें रोजगार देने के गुब्बारे उड़ा रही हैं। खबर यह भी है कि बजट पर बढ़ते बोझ के कारण ऐसी सिफारिशें भी की जा रही हैं कि सरकार काम को आउटसोर्स करे और भर्तियां संविदा पर की जाएं। तो अगली बार सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने से पहले अपने राज्य का बजट जरूर खंगाल लें। पता चल जाएगा कि वर्षों से खाली पड़े पद आखिर खाली क्यों हैं। तो चलिए अंशुमान जी से ही समझ लेते हैं, सर सरकारी नौकरियां फिर सरकार कैसे दे पाएंगी अगर बजट की ये हालत है। चुनाव का मौसम है, बजट की कसरत भी शुरू होने वाली है। 2 दिन बाद हम देखेंगे तमाम राज्यों भी बजट लाएंगे, केंद्र सरकार का भी बजट आएगा और रोजगार पर फिर बातचीत और फिर चर्चा शुरू हो जाएगी। फिर ये सरकारी नौकरियां मिल क्यों नहीं पा रही हैं?
शुभम, सरकारी नौकरियां अपने आप में एक ऐसा संगठित छल है या संगठित भ्रम है जो लगातार सरकारें पिछले कई सालों से बना रही हैं, और आंकड़े, उनके अपने आंकड़े इस बात को सपोर्ट नहीं करते। और इसलिए हमें जो भी सरकारी नौकरियों को लेकर जितनी अपेक्षाएं दिखती हैं, जितनी मांग दिखती है, उसे हमने इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश की। पर कुछ और आंकड़े हमारे लिए ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि हमें समझ सकें कि सरकारी नौकरियों के नाम पर जो वादे होते हैं, सरकारी नौकरियों को लेकर जो अपेक्षाएं बनाई जाती हैं, उनसे बिल्कुल विपरीत स्थिति हमारे सामने है। और एक और महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी ये है कि सरकारें कभी हमें ये नहीं बताती, ऐसी कोई ऑडिट रिपोर्ट वो हमारे सामने सबमिट नहीं करती जो ये बताएं कि भारत में सरकारी नौकरियों में पद खाली हैं, उनके भर्ती होने की स्थिति क्या है, कितने पद भरे गए, कितनी जगह नौकरियां मिली। अब इसको कुछ फैक्ट समझिए। भारत में टोटल संगठित क्षेत्र में नौकरियों की संख्या करीब करीब 7.5 करोड़ के आसपास सरकारी कर्मचारी हैं पूरे संगठित क्षेत्र में, जिसमें 6 करोड़ के आसपास टोटल फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें 1.5 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं। ये 2018 के इकोनॉमिक सर्वे ने बताया। इतने बड़े बाजार में, इतने बड़े रोजगार बाजार में सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास की सरकारी नौकरियां उपलब्ध हैं, जबकि हम देखते हैं कि एक एक पदों के लिए, एक एक चीज़ों की भर्ती के लिए कितनी लंबी लाइनें होती, लाखों आवेदन आते। अब दूसरा आंकड़ा समझिए, दूसरा आंकड़ा और भी महत्वपूर्ण है। 1994 से लेकर अगर आप 2014 तक के आंकड़े को देखें, पिछले 15 सालों में 2012 तक के आंकड़े को देखें, जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, उस हिसाब से फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब्स में सरकार का हिस्सा 12.4% से घट के 4% पर आ गया। यानी कि अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट करीब ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स में 8.5% पर आ गया। 4% का डिक्लाइन हमें दिखाई देता है 1994 से अभी तक। तो एक तरफ सरकार की नौकरियों को लेकर अपेक्षाएं, दूसरी तरफ सरकार की नौकरियों में की संख्या लगातार घटती हुई, यह दूसरा आंकड़ा है। अब हम तीसरे आंकड़े को देखें, जहां हम रेलवे के संदर्भ में बात करते हैं, जिसका जिक्र हमने इस बजट में किया कि सरकार के पास फंड्स नहीं है। जिस रेलवे को लेकर, जिस रेलवे की नौकरियों को लेकर इतना विवाद, इतनी बहस हमें चारों तरफ दिखाई दे रही है, रेलवे की स्थिति ये है कि रेलवे का टोटल बर्डन, जो आंकड़ा हमारे पास मिल रहा है, वो लगभग रेलवे के पास जो एम्प्लॉयमेंट का बर्डन है शुभम, वो रेल बजट के हिसाब से करीब दिखाई देता है। पेंशन और एम्प्लॉयमेंट का बर्डन लगभग हमारे पास जो आंकड़ा उपलब्ध है उस हिसाब से करीब 53,000 करोड़ के आसपास का है। और अगर आप रेलवे के 12.5 लाख एम्प्लॉइज देखें जो कि जिसमें कि बाकी एम्प्लॉइज और पेंशन का खर्च मिला लें, तो 50,000 करोड़ के आसपास, 53,000 करोड़ के आसपास का बजट रेलवे के पास है। रेलवे का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 100 में से 98-99 के आसपास है, यानी रेलवे 100 रुपया कमाती है और 99 रुपये खर्च करती है। ऐसी परिस्थिति में सरकारें नौकरियां देने की हालत में हैं कहाँ, और सरकारें ये बात खुलकर सच बताती क्यों नहीं कि उनके पास नौकरियां उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल सही सर। समझना यहाँ ये ज़रूरी है कि अगर सरकारों को ये पता है कि बजट इतनी गवाही नहीं दे रहे या इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि नौकरियां दी जा सकें, फिर ये पद क्यों निकाले जाते हैं? अब जैसे हम ये देख रहे हैं कि सारी महकमों में पद निकले हैं, राज्यों में पद निकले हुए हैं, उनका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, कभी पेपर लीक की वजह से, कभी ये एक तो जो हीला हवाली है, क्या इसके पीछे भी यही दर्द है कि बजट में पैसा नहीं है? अब ये तो सीधे बोला नहीं जा सकता, तो इसी बहाने देर सवेर की जाए। और दूसरा सवाल जो मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये जो आउटसोर्सिंग है या ये जो सिफारिशें हैं कि संविदा पे लोग रखे जाएं, ये इसी का साइड इफेक्ट है? महत्वपूर्ण बात ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब सरकारों के बजट इस बात को सपोर्ट नहीं करते कि उनके पास भर्तियां करने के लिए पैसे हैं, सरकारों के भीतर इतने पद खाली पड़े हैं जिनके बारे में हमने अपनी इस रिपोर्ट में बताया, उसके बाद भी ये नए पदों को निकालना क्या भ्रम ही नहीं है केवल? और इसलिए हमें लगता है कि कम से कम सरकारें इतना तो ईमानदारी के साथ देश में कर सकती कि राज्य और केंद्र सरकारें कम से कम अपने देश, अपने नागरिकों के सामने, लोगों के सामने सरकारी नौकरियों का एक ऑडिट तो पेश करें कि पिछले सालों में सरकार ने कितने पद सृजित किए, उनमें कितनी भर्तियां की, कितने पद खाली पड़े हुए और कितने पद क्यों खाली पड़े हुए हैं। और इसलिए लगातार हम ये चुनौतियां देख रहे हैं कि एग्ज़ाम आयोजित होते हैं, लोग पास हो जाते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट के लेटर आ जाते हैं, पर उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं, ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। बहुत सारी सरकारी नौकरियों में लोग चयनित होने के बाद अदालती लिटिगेशन में चले जाते हैं। तो अगर हम सिर्फ बजट के आंकड़ों के हिसाब से देखें शुभम, या भारत में इस्टेब्लिशमेंट के आंकड़े देखें या भारत में सरकारी नौकरियों के आंकड़े देखें, तो हमें दिखाई देता है कि सरकार तो दरअसल निर्धारित रूप से
संगठित रूप से और व्यवस्थित रूप से इस बात के लिए मजबूर है कि वो अपनी नौकरियां कम करती चली जाए। और बिल्कुल वो सही बात है। 1994-1990 के बाद से लगातार सरकारी नौकरियों की संख्या कम हो रही है। दूसरी तरफ सरकारों को इस बात पर दबाव भी बनाया जा रहा है कि वो पेंशन का बजट कम करें, पेंशन का बोझ कम करें, इसलिए वो ऐसे कर्मचारियों को लें जो कॉन्ट्रैक्ट पर हों, जिनके बेनिफिट या रिटायरमेंट बेनिफिट्स उनको ना देने पड़े। तो एक तरफ ये पूरी वास्तविकता है जो हमें आंकड़ों में दिखती है, दूसरी वास्तविकता हमें भारत के पूरे संगठित क्षेत्र में सरकार की छोटी सी हिस्सेदारी के तौर पर दिखती है, और फिर तीसरी वास्तविकता यह है जो आप बता रहे हैं बिल्कुल कि इतनी सारी भर्तियों के आवेदन, उसमें लोगों को भ्रम में रखना, उसके बाद उनसे आवेदन मंगवाना और उसके बाद उनको नियुक्ति और नौकरियां और ज्वाइनिंग नहीं मिलना, ये एक किस्म का भ्रम, एक किस्म का छल है जो देश में लगातार सरकारी नौकरियों के नाम पर हो रहा है। मुझे लगता है कि बजटों के साथ कम से कम सरकारों को एक दस्तावेज और पेश करना चाहिए जो जॉब से जुड़ा हुआ, जो बताए, ताकि जो फॉर्म भरने वाला व्यक्ति, उसे ये तो पता रहे कि जिस विभाग में वो आवेदन कर रहा है उस विभाग में कितने पद पहले से खाली पड़े हुए हैं जिन पर अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं। और शायद सर यही वजह है कि चुनाव में मुद्दा जरूर बनती है, पुरानी पेंशन लागू कर देंगे, पुरानी पेंशन लागू कर देंगे। वो एनपीएस लाई दरअसल इसलिए गई थी कि पेंशन का जो बोझ है वो राज्यों पे कम कर दिया जाए, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में होती हैं वो इसको मुद्दा बनाती हैं कि हमारी सरकार आ गई तो हम पुरानी पेंशन ले लाएंगे कैसे जब बजट में पैसा ही नहीं है। तो हाँ, अब पेंशन एक नया पॉलिटिकल टूल है। ये उसी तरीके की चीज़ है जैसे कि चुनाव में आप बहुत तरीके की फ्रीबीज की घोषणा करते हैं कि हम कई तरीके की सुविधाएं देंगे। पेंशन की पूरी योजना, हमें याद है कि 2007-8-10 के दौरान वित्त मंत्रालय की टन्स एंड टन्स ऑफ रिपोर्ट, तब का योजना आयोग की रिपोर्टें बताती थी कि भारत की सरकार का पेंशन सिस्टम एक टिकिंग टाइम बम पे बैठा है, ये कभी भी फट जाएगा। और उसके बाद सरकारों ने सोच समझकर पूरी पुरानी पेंशन प्रणाली को समाप्त किया और नई पेंशन प्रणाली की तरफ लाई गई। आप अगर सिर्फ सरकारों की पिछले 2 साल के अंदर राज्य सरकारों की, जहां चुनाव हो रहे हैं वहां राज्य सरकारों के कर्ज की स्थिति देख लीजिए, उनके बारोइंग्स की स्थिति देख लीजिए, वो जिस रेट पर बाजार से पैसा उठा रही हैं वो रेट एक सामान्य उपभोक्ता को मिलने वाले लोन की दर से भी ज्यादा है। अगर उनके बजटों की परिस्थिति देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो नौकरियां क्या देंगे। उनके पास तो खर्च चलाने के लिए जो मौजूदा कर्मचारी हैं उनके वेतन और भत्तों का बिल भी भरने के लिए उनके पास संसाधनों की कमी, उसके लिए भी उनको कर्ज लेना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो यानी कि अगर कोई नेता या कोई राजनीतिक पार्टी आपसे ये वादा करे कि हमको वोट दीजिए और हम पुरानी पेंशन लागू कर देंगे, तो मनी 9 की ये रिपोर्ट ज़रूर याद रखिएगा जो आपको ये बताती है कि ये होना मुश्किल या लगभग असंभव क्यों है। आगे बढ़ते हैं। कच्चा तेल अब उबल नहीं रहा है बल्कि खौल रहा है। 7 साल की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं कच्चे तेल के भाव। बुधवार को नाइमेक्स पे ब्रेंट क्रूड का जो भाव था वो $90 के पार निकल गया, जो अक्टूबर 2014 के बाद का सबसे ऊपरी स्तर है। सर, क्यों लग गई तेल की कीमतों में आग? तेल की कीमतों में आग लगने की 3 बड़ी वजह हैं। सबसे पहली वजह तो ये कि जो हमें पूर्वी यूरोप में टेंशन दिखाई दे रही है यूरोप और अमेरिका के बीच, और आमतौर पर तेल एक ऐसी कमोडिटी है जो अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो वो उस पर असर पड़ता है। तो ये तो तात्कालिक परिस्थिति है, लेकिन ये परिस्थिति फिजल आउट हो जाएगी, तनाव कम होगा। हमने इससे पहले तनाव के समय तेल को खोलते देखा है। पर 2 महत्वपूर्ण फंडामेंटल तकनीकी रीज़न है। एक तकनीकी रीज़न ये कि अमेरिका में लगातार तेल की इन्वेंट्रीज नीचे गिर रही हैं, और जब से ओमिक्रॉन का असर आना शुरू हुआ उसके पहले से दुनिया में चूंकि रिकवरी आना शुरू हुई थी और डिमांड बढ़ना शुरू हुई थी, तो घटती हुई इन्वेंट्रीज तेल के मार्केट पे डिमांड पर दबाव बना रही थी, तो वहाँ से कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दी। अभी भी जबकि ओमिक्रॉन के कारण थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ा है, पर यूरोप में और अमेरिका में जो तेल के भंडारों में कमी आई उसका सीधा असर में ब्रेंट और नाइमेक्स की कीमत पर दिखाई देता है, क्योंकि वहां से यह अंदाज लगाया जाता है कि यदि सरकारों के रिजर्व्स में तेल कम होगा तो आने वाले समय में वो और ज्यादा तेल खरीदेंगी और उसको अपने भंडार में रखेंगी। दूसरी चीज, और तीसरी बात यह कि ओमिक्रॉन के असर के बाद डिमांड वापस लौटने की संभावना के कारण दुनिया भर के तेल बाजारों में यह संभावना बन रही है कि ओपेक देश आने वाले समय में शायद उत्पादन में उतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करेंगे जितनी बढ़ोतरी होने की संभावना पहले से थी। तो ये दूसरी बड़ी वजह है। और तीसरी तकनीकी वजह यह है कि उत्पादन बढ़ाने की जो तत्काल कोशिशें की जा रही हैं वो नाइजीरिया में, लीबिया में, बाकी जगह तकनीकी कारणों से उलझी हुई हैं। तो ओवरऑल जो अभी इस समय बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दिख रही है $90 पर बैरल की, ये उतना असर उस पर यूक्रेन और अमेरिका के संकट का नहीं है जितना इमीडिएट शॉर्ट सप्लाई का और फ्यूचर में डिमांड बढ़ने का, क्योंकि कोविड से पहले की डिमांड वापस लौटने की जो संभावना है उससे प्रेरित है। बिल्कुल, और सोचिए जब $60-70 के आसपास
ब्रेंट का दाम था, तब अगर पेट्रोल डीजल 90 रुपये और 80 रुपये और 100 रुपये तक पहुंच गए थे, तो अब क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? उसकी वजह चुनाव है। लेकिन ये स्प्रिंग की तरह दबता जाएगा और सोचिए जब ये छूटेगा तो ये हो सकता है कि चुनाव के बाद भाव एकदम उछले। हाँ, चुनाव के बाद भाव एकदम उछले, इस बात की पूरी संभावना है। तेल की कीमतों और महंगाई का एक बड़ा दिलचस्प सा रिश्ता है शुभम। जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ती हैं उसके साथ महंगाई बढ़ना शुरू होती है, और फिर महंगाई बढ़ने के बाद जब डिमांड गिरती है तो तेल की कीमतें गिरना शुरू होती हैं। हमने ये साइकिल पूरी दुनिया में देखा है। तो अगर अभी आप ये सोच रहे हैं कि $90 पर बैरल का तेल इसी जगह बना रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये यहाँ से नीचे इसमें गिरावट आना शुरू होगी, क्योंकि 90 और $100 की कीमत वाले तेल को दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमेरिका हो या यूरोप हो, भारत तो खैर बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। $90-100 के क्रूड की कीमत कोई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो यहां से मार्केट में करेक्शन शुरू होगा, क्योंकि जैसे ही कीमतें बढ़ेंगी डिमांड में गिरावट आएगी। हमने देखा कि यूरोप में टरबाइन फ्यूल की कीमतें बढ़ने के कारण विमानों के किराए बढ़ने लगे, और जब किराए बढ़ने लगे तो यात्रियों का आना जाना कम हुआ। तो एक रिवर्स डिमांड रिडक्शन का साइकिल कच्चे तेल की कीमतें एक निर्धारित सीमा से ऊपर बढ़ने के बाद शुरू होता है। भारत की चुनौती यह है कि अगर तेल की कीमतें नीचे गिरेंगी भी, 90 से नीचे भी आएंगी, तो वो $70 से नीचे आने की संभावना नहीं दिखाई देती। $70 से $75 का वो लेवल है जहां तेल उत्पादक देश या ओपेक देशों के लिए तेल का उत्पादन मुनाफे का सौदा बना रहेगा, इससे नीचे नहीं जाएंगी। तो भारत को पहले तो यह घाटा पूरा करना है जो चुनाव के कारण रुका हुआ है, और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो तेल कंपनियों को इस घाटे को वापस देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी से जो नुकसान उठाया था चुनाव की तैयारी से पहले, बजट के बाद उस एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की भी गुंजाइश हमें दिखाई दे रही है। तो इसलिए आप अपनी पीठ मजबूत रखिए। जैसे तेल की कीमतें 90 से 70 पर आए हैं, 75 पर आए, पेट्रोल डीजल में की कीमतों में एक बढ़ोतरी तो चुनाव के बाद होने की संभावना दिखाई दे रही है। बिल्कुल सर, कल फेडरल रिजर्व के चेयरमैन भी कह रहे थे कि अब महंगाई प्री कोविड लेवल पर आएगी। अमेरिका में ऐसा नहीं लगता है, और जो ब्याज दरें हैं उनके बढ़ने के संकेत अब और पुख्ता हो गए हैं, और हो सकता है 3 बार और 4 बार भी ब्याज दरें बढ़ने लगें। अमेरिका से लेकर भारत तक सारे बाजार थर्रा गए। कर्ज महंगा हो जाएगा, क्रूड महंगा है, महंगाई पहले से इतनी ज़्यादा है, बजट आने वाला है, आगे क्या सर और कठिन है रहा? हाँ, हम लोगों ने कल संयोग से मनी सेंट्रल में इसी पैकेज पर चर्चा की थी विस्तार से कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का या बॉन्ड यील्ड बढ़ने का असर क्या होता है। ये है मार्च, मेरे हिसाब से फरवरी से ज़्यादा शुभम मार्च ज़्यादा कीमती होने वाला है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए, भारत के लिए भी और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए। कल फेड की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे 2 बड़े संकेत मिले कि शायद अमेरिका में ब्याज दरों में पहली बढ़ोतरी बहुत लंबे वक्त के बाद ब्याज दरों में पहली बढ़ोतरी मार्च में दिखाई देगी। और दूसरी तरफ भारत में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी, और जो महंगाई, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी है उसका असर हमें महंगाई पर और क्रूड की कीमतों पर दिखाई देगा। इसके साथ ही निगाहें इस बात पर रहेंगी कि फरवरी और मार्च में बजट के बाद आरबीआई की जो बैठक होती है वो क्या फैसला लेती। हमें लगता है कि आरबीआई भी इतनी जल्दी ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा, लेकिन एक सेंटीमेंट बाजार में बन जाएगा ब्याज दरें बढ़ने का। और इसलिए जब कल आईएमएफ पर हम चर्चा कर रहे थे शुभम, तो हमने इस बात का संकेत दिया था कि अगले साल की आर्थिक विकास दर को लेकर, भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर इतना असमंजस इसलिए है क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का हमारे पास कोई ताजा अनुभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्याज दरों की बढ़ोतरी से का क्या असर होगा। एक टेंट्रम हमने टैपर टेंट्रम देखा था, लेकिन उसमें ब्याज दरें बढ़ी नहीं थी, पर उसी से बाजार लड़खड़ा गए थे। दूसरा ये कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और उससे बढ़ने वाली महंगाई का असर हमारे ऊपर क्या होगा, इसकी संभावना हमारे पास नहीं। और तीसरी चीज ये कि मंदी से उबरने के बाद अर्थव्यवस्था में कितनी ताकत बचेगी वापस तेजी से दौड़ने के लिए। तो इसलिए बजट से ज्यादा महत्वपूर्ण है मुझे लगता है फरवरी और मार्च के कुछ बड़े घटनाक्रम जो मौद्रिक क्षेत्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक आएंगे। वहां से अगले साल की आर्थिक रफ्तार की जो दिशा है और वो निर्धारित होगी। कहते हैं फरवरी में बसंत का मौसम आता है, उसके बाद दिक्कत है, बसंत और मना लीजिए। चलिए अगली खबर पर बढ़ते हैं। देश में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरा जोर लगाए है। कम से कम प्रचार से तो आप ये जा नहीं सकते हैं। इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल उत्पादक देश भी बन गया, लेकिन इन सब के बावजूद इलेक्ट्रिक सामान का आयात तेजी से बढ़ रहा है, जिससे व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। 2021 के दौरान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार घाटा $44 अरब से ज़्यादा हो गया, जो 3 साल में सबसे ज़्यादा है। सर, ये एक बड़ा अजीब सा रहस्य है। हम मोबाइल बनाने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे यहाँ भी बन रहा है, सरकार दावे कर रही है, प्रचार कर रही है, और दूसरी तरफ हमारा आयात भी बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये रहस्य थोड़ा समझा दीजिए।
ये पीएलआई स्कीम का साइड इफेक्ट है, ये उस स्कीम का साइड इफेक्ट है। हमने जब भारत में पीएलआई स्कीम सरकार ने लॉन्च की और ये कोशिश की कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का हब बनाया जाए, और अभी एक नई पॉलिसी भी आई जिसमें भारत से इलेक्ट्रॉनिक निर्यात की बढ़ोतरी की जाएगी, तब ये चीज़ पहले से आशंका जाहिर की गई थी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की असेंबलिंग फैक्ट्री बनकर रह जाएगा, कंपोनेंट बनाने वाला देश नहीं होगा। भारत सिर्फ ये कर रहा है कि वो दुनिया की कंपनियों को बुलाकर यहाँ असेंबली प्लांट लगाने के लिए कह रहा है। उसमें लगने वाला पीसीबी हो या उसमें लगने वाला रैम हो या उसमें लगने वाले बाकी कंपोनेंट्स हो, वो कंपोनेंट्स हमें बाहर से ही मंगाने पड़ेंगे। तो हुआ क्या कि अगर आप एक तरफ से देखें शुभम, तो भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। पिछले 1 साल में 1.5 साल में भारत के प्रमुख निर्यातों में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात हो गया, और चाइना की कंपनियों ने, खासतौर पर चीन की कंपनियों ने भारत को प्रोडक्शन का बेस बनाया और यहां से आधार लेकर बाकी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात करना शुरू किया। लेकिन इसके पीछे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से काफी बड़ी मुद्रा उन कंपोनेंट्स के आयात पर चली गई, जो कंपोनेंट्स हमें इन इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद को बनाने में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। 44.3 अरब डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है वो केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट में, और इसमें भी चीन पर हमारी निर्भरता बढ़ती चली गई। हमने मनी सेंट्रल के एक एपिसोड में इस पर चर्चा की थी कि भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ने की बड़ी वजह वही है जिसे रोकने के लिए पीएलआई स्कीम लाई गई थी। यानी पीएलआई स्कीम चीन पर निर्भरता कम करने के लिए लाई गई थी। यह कोशिश की गई थी कि उससे भारत में सामान बनने लगे, पर पीएलआई स्कीम आ गई, सामान बनने लगा, लेकिन चीन पर हमारी निर्भरता और ज्यादा बढ़ गई। अब इसका जो अगला चरण भारत के लिए बड़ी चुनौती है वह कंपोनेंट्स की कैपेसिटीज क्रिएट करना। जब तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा इकोसिस्टम तैयार नहीं होगा, जिसमें हम कंपोनेंट्स भी बनाना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम निर्यातक तो बने रहेंगे लेकिन आयातक होते हुए निर्यातक रहेंगे। यानी हमारे एक्सपोर्ट में इंपोर्ट का कंपोनेंट काफी बड़ा होगा, और यही वो चुनौती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के साथ हमें इस समय दिखाई दे रही है। दिख रही है, बिल्कुल। यानी कि मोबाइल के डब्बे के ऊपर लिखा होगा मेक इन इंडिया, लेकिन जब आप खोलेंगे और मोबाइल खोलेंगे तो उसके अंदर मेड इन चाइना के पार्ट्स होंगे। अगली खबर पे बढ़ते हैं। सेबी ने देश की टॉप 500 कंपनियों के चेयरमैन की पोस्ट को मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ की पोस्ट से अलग करने का निर्देश दिया है। दोनों पदों पर ऐसे ही लोगों की नियुक्ति का भी निर्देश है जो रिश्तेदार ना हो। कंपनियों को अप्रैल 2022 तक इसे लागू करना है, लेकिन अभी ये गाड़ी बहुत धीमी चल रही है। अब तो 3 ही महीने बचे हैं और 1/3 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं जो इस निर्देश का पालन नहीं कर पा रही। सर, इन कंपनियों में छोटी मोटी नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अडानी, क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों को लागू करने में इतनी हीला हवाली क्यों है? ये बताता है कि भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कानून लिखित में दुनिया में सबसे अच्छे हैं, और जब उन्हें लागू किया जाता है तो कंपनियों के बोर्ड और कंपनियों के प्रबंधन उसको लेके कितने रिजिड और कितना रेजिस्टेंस शो करते हैं। ये आदेश को लागू ना किया जाए, इसकी तारीख बढ़ाई जाए, इसके लिए भी लॉबिंग शुरू हो चुकी है। इसके लिए भी सेबी से ये रिक्वेस्ट किया जाने लगा है कि इस तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। करीब करीब 155 कंपनियां ऐसी हैं जहां पर एक ही व्यक्ति चेयरमैन है, सीईओ है और वही एमडी है। ये चीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से, यानी ऑपरेशनल फैसले लेने वाला और कंपनी का नेतृत्व करने वाले लोगों को अलग अलग करने की बात एक बुनियादी सिद्धांत है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे बेसिक सिद्धांत है ये, जिस सिद्धांत को लागू करने का फैसला भारत के नियामक ने इससे पहले किया था, लेकिन कंपनियों के बोर्ड से इसका लगातार रेजिस्टेंस है। इनमें बड़ी वो कंपनियां हैं, ऑलमोस्ट करीब 50% कंपनियों का नंबर हमारे पास है जिन्होंने सेबी के इस नियम का पालन नहीं किया है। करीब 49.6% कंपनियां जिन्होंने इसका पालन नहीं किया। वजह साफ है, स्वाभाविक सी बात है कि कंपनियों के मालिक के प्रबंधक ऑपरेशन को और कंपनियों के चलाने के दोनों अधिकारों को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो सारे फैसले खुद लेना चाहते हैं, और वो प्रोफेशनलिज्म और वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसकी ज़रूरत है भारत के कॉर्पोरेट को, वो कहीं ना कहीं चूकता है। हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत ने पिछले 3-4 साल में बहुत सारी कंपनियां खराब गवर्नेंस के कारण डूबते देखी हैं, और उस कंपनियां नहीं डूबी हैं, उनके मालिक नहीं डूबे हैं, बल्कि उनमें लाखों करोड़ों रुपए की वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई है। लोगों का पैसा, निवेशकों का पैसा, सप्लायरों का पैसा, बैंकर्स का पैसा डूबा है, सिर्फ इसलिए कि भारत के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर ना तो पारदर्शी है और ना ईमानदार है। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, जो गांव से है। किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने जिस बीमा योजना को लॉन्च किया था, उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीदार अब तेजी से कम हो रहे हैं। कई राज्य में इस योजना पर खर्च करने से परहेज कर रहे हैं।
आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2021-22 के दौरान रबी फसलों के लिए सिर्फ 1.7 करोड़ किसानों ने कह लीजिए ये बीमा कवर लिया है। ये पिछले साल से 19-20 से 12% कम है। सर, नॉर्मल मॉनसून है, फसल सही चल रही है, ये भरोसा इस बीमा को लेने से रोक रहा है या और कोई वजह है? वजह दो है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि फसल बीमा योजना जो बड़े धूमधाम के साथ जारी की गई थी, उसमें राज्य सरकारें धीमे धीमे अपने को एग्जिट कर रही हैं। राज्य सरकारों को इसकी सब्सिडी का एक हिस्सा उठाना था और करीब 4-5 बड़ी राज्य सरकारों ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। दूसरा ये कि करीब 3000 करोड़ के शुभम आउटस्टैंडिंग क्लेम्स हैं, बकाए हैं, जो इस फसल बीमा योजना पर बकाया है, और इसमें से करीब 2822 करोड़ रुपए की सब्सिडी इस स्कीम में जो दी जानी थी वो राज्य सरकारों को दी नहीं। तो जिन किसानों ने फसल बीमा में आवेदन किया था या जिस बीमा को लिया था, अगर उनके क्लेम्स का निस्तारण ही नहीं हो रहा है, उनके दावों का निस्तारण ही नहीं हो रहा है, तो उनकी रुचि ऐसी बीमा स्कीम में क्यों रहेगी? तो ये बीमा स्कीम कहीं ना कहीं पिछले 2 साल में पटरी से उतर गई है। राज्य सरकारों को शायद इसका बोझ उठाने में दिक्कत आ रही है। हम फिर आपको वापस घुमाकर रोजगार के बहस से जोड़ते हैं कि राज्य सरकारें फसल बीमा के क्लेम का पैसा पे करने में, उस पर सब्सिडी देने तक के बजट की स्थिति में नहीं है और इसलिए इसका असर सीधे फसल बीमा की लोकप्रियता पर या इसमें किसानों के शामिल होने पर पड़ रहा है। इस बार के बजट में हमारी निगाह इस स्कीम पर खासतौर पर रहेगी कि क्या सरकार इस फसल बीमा योजना के फिनांसिंग के पैटर्न में कोई बदलाव करती है, क्या वो राज्यों को अलग से अनुदान देती है ये पुराने क्लेम चुकाने के लिए, या फिर ये स्कीम अभी फिलहाल थोड़े समय के लिए पीछे हटा दी जाएगी। लेकिन क्लेम अगर भुगतान किसानों के नहीं हुए तो फसल बीमा में किसानों को जोड़ना या उनको प्रोत्साहित करना मुश्किल होगा। क्यों कोई किसान बीमा योजना में शामिल होगा अगर उसके दावे का निस्तारण है, भुगतान ही नहीं हो रहा है? बिल्कुल। और इसी स्कीम पर नहीं, बजट के पाई का हिसाब आपको मनी 9 पर मिलेगा। 1 तारीख को टीम बिल्कुल बट गई है, तैयार हो गई है, मोर्चों पे तैयारी चालू है। 1 तारीख को आप मनी 9 से जरूर जुड़िएगा बजट की बारीकियों को समझने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं बजट सेंट्रल। आज आप देखिए छोटे उद्योगों की बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि इनकी उम्मीदें बहुत मायने रखती हैं। ये छोटे उद्योग ही देते हैं देश में सबसे ज्यादा रोजगार। अहमदाबाद में प्रिंटिंग प्रेस चला रहे जतिन शाह का बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो उनकी जिंदगी में मानो भूचाल आ गया। अब तक तो उनके आदिश्वर मल्टी प्रिंट के पास बड़े और अच्छे क्लाइंट थे, लेकिन कोविड के आने के बाद किस्मत ने पलटी मार दी। कोविड के कारण 6 महीने तक उनका कारोबार ठप रहा। अभी कोविड की मार से थोड़ा संभले थे कि दूसरी लहर आ गई। कोविड के पहले उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर करीब 5 करोड़ रुपए था, जो घटकर 3 करोड़ रुपए के नीचे चला गया, यानी 50% की मार पड़ी। 2021 में हालत सुधर रही थी, लेकिन साल के जाते जाते कमबख्त ओमिक्रॉन आ गया। जतिन कहते हैं कि प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज की हालत तो पहले से खराब थी। बैंकों से लोन लेकर जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो लोन चुकाने की हालत में नहीं है। वर्क फ्रॉम होम, स्कूल के बंद होने और बड़े इवेंट ना होने से छपाई का काम तो बंद ही हो गया। लोग बड़े बड़े ब्रोशर के ऑर्डर देने की बजाय अब पीडीएफ से काम चला रहे हैं। छोटे आकार की दूसरी कंपनियों की किस्मत तो इससे भी बुरी रही। कोविड की मार ने ऐसे बहुत से उद्यमों का तो जैसे अस्तित्व ही मिटा दिया। एमएसएमई सेक्टर देश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा नौकरियां देता है। ये अनुमानित रूप से 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। ये जीडीपी में 30% और निर्यात में 48% का योगदान देता है। ऐसे में जब इस तरह के उद्यम बंद हुए तो लाखों कर्मचारियों की आजीविका भी छिन गई। एमएसएमई क्षेत्र के परामर्शदाता संगठन एमएसएमई एक्स के एक सर्वेक्षण के मुताबिक करीब 70% उद्यमों पर कोविड की दूसरी लहर का बहुत बुरा असर पड़ा। 50% ने कहा कि वो कोविड की 2 लहरों से अब तक उबरे नहीं हैं।
वहीं करीब 43% ने कहा कि उन्हें महामारी की लपटों से बचने के लिए अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करना पड़ा। अलग अलग सर्वेक्षण से पता चलता है कि पहली लहर के दौरान छोटे उद्योगों का उत्पादन 75% की औसत क्षमता से घटकर सिर्फ 13% रह गया। उद्यमों ने अपने केवल 44% कार्यबल को बनाए रखा और 68% उद्यमों ने कहा कि वो 3 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाए। कोविड के बाद छोटी कंपनियों पर न केवल कर्ज चुकाने की समस्या आई, बल्कि कोयले की कमी, कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी, लागत मूल्य में 150% तक की बढ़ोतरी, माल ढुलाई की दरों में वृद्धि के कारण पूरा कारोबारी मॉडल ही बैठ गया। कोविड के बाद सरकारी उपाय छोटे इकाइयों को सस्ता कर्ज दिलाने तक सीमित थे। 2021-22 के बजट में सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए आवंटन दोगुना कर 15,700 करोड़ रुपए कर दिया। कर्ज की गारंटी के प्रावधान के लिए 10,000 करोड़ रुपए का कोष भी बनाया। 2020 में शुरू की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी ECLGS सबसे अहम है। SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक योजना ने 13.5 लाख उद्यमों को दिवालिया होने से बचाया है और 1.5 करोड़ नौकरियां भी बची हैं। सरकार ने पिछले साल एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी डालने के लिए फंड ऑफ फंड्स की भी घोषणा की थी, लेकिन इसे अभी तक चालू नहीं किया गया है। छोटी इकाइयों को बैंक कर्ज तो सुलभ था, लेकिन कारोबारी अनिश्चितता के कारण जतिन जैसे कई लोग आगे नहीं आ सके। बाद के महीनों में बैंकों ने भी सख्ती की, कर्ज मिलना मुश्किल होता गया। जतिन जैसे उद्यमी मानते हैं कि केवल कोविड ही नहीं, जीएसटी के कारण भी बहुत सारी मुश्किलें हैं। सरकार ने टैक्स वसूली पर सख्ती की, जबकि रियायत मिलनी चाहिए थी। छोटे उद्यमी चाहते थे कि कोविड के दौरान उन्हें तमाम तरह के सरकारी बिलों से भुगतान की छूट मिले, जिससे उनको कार्यशील पूंजी बचाने में सहायता हो। जतिन चाहते हैं कि बजट में सरकार जीएसटी का ढांचा बदले। ये बदलाव छोटे उद्योगों को ध्यान में रखकर किया जाए। दरों का पुनर्गठन इस तरह हो जिससे छोटी इकाइयों के लिए कच्चा माल सस्ता हो सके। अगर सरकार 5 करोड़ तक के टर्नओवर पर जीएसटी से मुक्त कर सके तो बड़ी मदद मिल जाएगी। 40 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले उद्यमों के ऑनलाइन सामान बेचने के लिए अनिवार्य जीएसटी पंजीकरण से छूट मिलने पर कारोबार का पहिया घूम सकेगा। जतिन उद्योग संगठनों की इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि 5 करोड़ तक के कारोबार वाले सूक्ष्म उद्यमों को 12 महीने की अवधि के लिए जीएसटी से छूट मिलनी चाहिए। 80% बैंक अभी भी कर्ज में सिक्योरिटी की मांग करते हैं। इसे बदलना होगा ताकि कर्ज मिलने में आसानी हो। तो ये हैं छोटे उद्योगों की छोटी छोटी उम्मीदें। सर, एक सवाल पूछूंगा बस मैं, मुझे शायद ही कोई बजट, आत्मनिर्भर पैकेज, कोई ऐसी घोषणा बजट की हुई हो, मुझे नहीं याद आता कि एमएसएमई का ख्याल ना रखा गया हो। हमेशा लाख करोड़, मतलब जितने के आप जीरो ना जोड़ पाओ, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं। और आप एमएसएमई से मिलो, आप अम्बातूर से लेके और खुर्जा अलीगढ़ तक चले आओ, जितनी भी शिकायतें होंगी उसमें पहली शिकायत होगी सर कर्ज नहीं मिलता। सरकार इतना देती है और इन तक पहुंचता नहीं है, कहाँ अटक जा रहा है ये बीच में? शुभम, यह कहानी भी भारत में रोजगारों जैसी कहानी है, सरकारी नौकरियों की कहानी जैसे है। सरकारी नौकरियों की वास्तविकता जैसे कुछ और है और उम्मीदें कुछ और हैं, लगभग वैसी ही स्थिति एमएसएमई की है। और जब भी हम एमएसएमई के कर्ज की बात करते हैं तो सरकारें इतनी बड़ी घोषणा करती हैं, हालांकि वो सारा का सारा कर्ज बैंकों के जरिए जाता है और बैंक वास्तविकता जानते हैं भारत के एमएसएमई की, सरकारें नहीं जानती हैं, जानना नहीं चाहती। कुछ बहुत बेसिक से फैक्ट समझना जरूरी है। 6.3 करोड़ के आसपास एमएसएमई है शुभम, जिसमें से अगर भारत के पूरे औद्योगिक परिदृश्य में आप उन एमएसएमई को देखें जो संगठित क्षेत्र में आते हैं तो केवल 3% है। यानी उन एमएसएमई में भी बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र के एमएसएमई है। वो छोटे उद्योग, पर वो फैक्ट्री एक्ट में नहीं आते, कोई एम्प्लॉयर से जुड़े हुए एक्ट्स में नहीं आते। तो
एक बहुत बड़ा ऐसा चंक है जिस चंक को बैंक के दरवाजे तक जाने की सुविधा भी नहीं है। बैंक उसे क्यों कर्ज देगा जब उसके पास कोई बिजनेस मॉडल या कोई लंबा क्रेडिट प्रोजेक्शन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज समझना जरूरी है कि जैसे सरकार ने एक एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट गारंटी स्कीम जारी की पिछले बजट में, हमारे पास ट्रांस यूनियन सिविल का एक सर्वे आया जिसमें पता चला कि 60% एमएसएमईज को इसका फायदा मिला, जबकि करीब करीब 40% या 45% ऐसे थे जिनका कोई एक्सेस ही नहीं था। अब ये 60% और 40% बड़ा नंबर दिखता है, पर 60% में अधिकांश इकाइयां ऐसी हैं जो पहले से क्रेडिट की एक्सेस रखे हुए थी, जिनके पास क्रेडिट का कोई एक्सेस था, जिनके पास बैंकों में जिनकी क्रेडिबिलिटी थी। बैंक कैसे लोन देगा? एक तरफ सरकार बैंकों से कहती है एनपीए कम करिए, लोन रिस्ट्रक्चरिंग करिए। बैंक किसी एमएसएमई को लोन इस बात पर देगा कि 5 साल के लिए उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा कि 5 साल में वो उसका बिजनेस की ग्रोथ कितनी है, तब उसका पैसा वापस किया जाए। दूसरी जो बड़ी चुनौती एमएसएमईज के साथ है कि एमएसएमईज का जो पेमेंट साइकिल है वो 65 दिनों के आसपास का है, यानी वो जो सामान बनाकर सेल करते हैं उसकी प्रोसीड्स आने में उन्हें समय लगता है। ये उनकी बैलेंस शीट पर और उनके कामकाज पर सीधा असर डालता है। तो अधिकांश एमएसएमई तो क्रेडिट वर्दी है कि नहीं है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, और जब तक उनकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं बढ़ेगी या बैंक्स उनके लिए ऐसे प्रोडक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक ये पूरा का पूरा एमएसएमई को क्रेडिट देने का जो दावा है ये ऐसा ही दिखाई देगा जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा है। और तीसरी और अंतिम बात, भारत में एमएसएमई का पूरा स्ट्रक्चर बदला है पिछले 10 साल में। बहुत बड़ी संख्या एमएसएमई की सर्विसेज सेक्टर में है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम हिस्सा बचा है एमएसएमईज का। तो मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज ही क्रेडिट वर्दी हो सकते हैं क्योंकि उनके पास कुछ दिखाने के लिए शो, उनके पास फैक्ट्री है, उनके पास मशीन है, उनके पास एक बाजार है। सर्विसेज सेक्टर के एमएसएमईज की क्रेडिट प्रोफाइल्स ऐसी नहीं है जिससे बैंक उनको लोन दे सके। तो सरकार ने एक तरफ कहती है कि अन्य एमएसएमई के लिए दरवाजे खोल दिए और अन्य एमएसएमई के लिए रियायतों राहतों क्रेडिट की बरसात कर दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमएसएमई में बीमारी और सिकनेस जो है वो कोविड के बाद मतलब अभी तक के सबसे खतरनाक और भयानक स्तर पर है। तो इस बजट में सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि स्कीमें पहुंचती क्यों नहीं है, और वो जो स्ट्रक्चर है जो पूरा पॉलिसी के का फॉर्मुलेशन है उसमें कहीं बड़े बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए अब आपको मिलवाते हैं विक्रम बेताल से। आज बेताल समझा रहा है कि सरकार अपनी कंपनियों को क्यों बेचती है। विक्रम कुछ अनमना टहलता हुआ पेड़ के पास पहुंचा। अखबार का एक बंडल हाथ में था। सरकारी कंपनियों को बेचने की सुर्खियों को समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक कंधे पर कूद पड़ा बेताल। अरे क्या प्रेतराज, तुम भी चौंका देते। अरे राजा, चौंकाती तो सरकारें हैं, हम तो कब के मर के खप लिए, अब तो बस भटक रहे हैं। यार ये बताओ, हर बार बजट से पहले विनिवेश का बड़ा हल्ला होता है, सरकारी कंपनियों का निजीकरण, बिक्री और न जाने क्या क्या। कहते हैं सरकार के पास पैसे ही नहीं, इसलिए इनको बेच रहे हैं। अब ये कहां से पकड़ लाया तू? मुझे लगा था अब तू थक गया होगा। देखो, इसे फटाफट समझाओ, मैं आज इस पर बहस करूंगा। सुन भाई सुन, अगर तेरे खर्चे बढ़ जाएं, कर्ज महंगे हो जाएं, तो तू क्या करेगा? कुछ नया काम करना है और पैसा नहीं तो कहां से लाएगा पैसे? क्या करेंगे, कुछ जमीन जायदाद बेचनी पड़ेगी। ठीक कहा, सरकार के पास भी ढेर सारी संपत्तियां हैं, कंपनियां हैं, हवाई अड्डे हैं, पुल हैं, सड़कें हैं, पाइपलाइन है, वह इन्हें बेच रही है ताकि कुछ पैसा मिले, कर्ज की जरूरत कम हो, इस पैसे का इस्तेमाल हो सके। यानी यही है ना डिसइन्वेस्टमेंट? हाँ, विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें सरकार अपने मालिकाना हक वाली कंपनियों में पूरी या आंशिक हिस्सेदारी बेचती है और पैसे जुटाती है। और इस पैसे का करती क्या है सरकार? इस पैसे का इस्तेमाल सरकार अपनी स्कीमों की फंडिंग और कर्ज उतारने में करती है। लेकिन ये कंपनियां भी तो सरकार को लगातार पैसा देती हैं ना भाई, सरकार को तो इनसे वैसे भी कमाई होती है। हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन कई कंपनियां घाटे में भी हैं। उन्हें बेचकर सरकार अपनी जेब पर पड़ रहे बोझ को भी कम करती है। घाटे वाली कंपनियों का तो चलो समझ में आता है, लेकिन मुनाफा कमा रही कंपनियों या बैंकों को बेचना कौन से तुक की बात है? ये तो पेचीदा सवाल है। हाँ, और इस दफा सवाल का जवाब दिए बगैर भागने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अरे नहीं भाग रहा यार, क्यों बिफर रहे हो? हाँ तो बताओ। सरकारों का काम धंधा करना है, वे फैक्ट्रियां मिलें क्यों चलाएं? ये काम बाजार को करने दें। सरकार चला पाती नहीं, डुबो देती है, बाद में इन्हें बेचना होता है। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, अगर सरकार अपनी सब कंपनियां और बैंक बेच देगी तो निजी कंपनियों की मनमानी का क्या होगा फिर? देख भाई, मैंने पहले ही कहा था, उल्टा पुल्टा सवाल नहीं पूछेगा।
अरे रुक बेताल, ये भी तो बताता जा कि सरकार ने बीते सालों में नई सरकारी कंपनियां भी बनाई हैं। अगर सस्ता कर्ज मिल जाता है और सरकारी कंपनियों से निजी कंपनियों को बेल आउट दिलाया है, भाई ये सब क्या है पुराने प्रेत, ये बता जा बस। अरे मैंने कहा ना मेरा पीछा छोड़, तू मानता ही नहीं यार। चल मैं चला, बाय बाय। उम्मीद है आपको हमारा मनी सेंट्रल का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अंशुमान जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। फिर मिलेंगे कल आपसे ठीक रात 9 बजे नई खबरों के साथ और एक बहुत अच्छी स्पेशल रिपोर्ट के साथ।